नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आपका दोस्त आज एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे कि पद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी का जो गद्य और पद्य दोनों तरह का इतिहास होता है, गद्य साहित्य का इतिहास भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। ये पद्य साहित्य का इतिहास 1 नंबर में और 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। 3 नंबर और 4 नंबर में से इसमें से कोई प्रश्न नहीं आता, पर 1 और 2 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। तो आज हम पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी नए वीडियो आपको उनके नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज हम चलते हैं पद्य साहित्य के इतिहास की ओर। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया या उसके कालों का विभाजन है। तो वो आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य के पद्य इतिहास को 4 कालों में बांटा जाता है। मुख्यतः 4 भेद होते हैं और 4 काल होते हैं। उसमें सबसे पहला काल होता है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आप लिखेंगे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रश्न सिंपल सा मैंने आपको बताया, कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कितने कालों में बांटा गया हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को? 4 कालों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। और चारों कालों का नाम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक इसी तरह से 1-1 नंबर के और भी प्रश्न इसमें से आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आदिकाल सबसे पहला। आदि का मतलब पूर्व का, प्रारंभ का। जो प्रारंभ का काल हुआ था उसे आदिकाल, और जो मध्य का, बीच का काल हुआ था हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसे मध्यकाल, और जो अंत का, उत्तर यानी बाद का काल आया उसे उत्तर मध्यकाल कहा गया। फिर उसके बाद उत्तर मध्यकाल के बाद जितनी भी रचनाएं हुई वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आती है। इन्हीं सब के इतिहास को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला है आदिकाल। आदिकाल की सबसे प्रमुख चीज है संवत, उसकी समय सीमा कि कितने काल से कितने समय तक उसको माना गया। तो आदिकाल की समय सीमा है 1050 से, संवत 1050 से 1375 तक। इस समय तक आदिकाल की रचनाएं हुई, या इस समय के काल को हम यूँ कह सकते हैं कि इस समय तक आदिकाल माना गया। यहाँ पर कुछ विशेष, मैं जो आप चीज़ें आप लोगों के लिए, वैसे तो आदिकाल बहुत बड़ा है, पर मैं जो आपके लिए चीज़ें लेकर आया हूँ वो शॉर्ट ट्रिक्स में है, और वही चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आदिकाल के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदायी, बीसलदेव रासो, नरपतिनाल। ये 2 प्रश्न कैसे बनते हैं कि आदिकाल के कोई 2 रचनाकार और उनकी 2 रचनाओं को या रासो काव्य को लिखिए। तो आपको लिखना है पृथ्वीराज रासो पहली रचना चंद्रवरदायी की, और बीसलदेव रासो दूसरी रचना नरपतिनाल की। और भी कई रचनाएं हैं पर 2 ही पूछी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी कवि की और बीसलदेव रासो नरपतिनाल की, ये 2 रचनाएं याद रखें। फिर आदिकाल की, आपसे हर एक काल की मैं आपको विशेषताएं इंपॉर्टेंटली बताता जाऊंगा, क्योंकि विशेषता के बिना काल लोक का प्रश्न 2 नंबर का बनेगा नहीं। आदिकाल की विशेषताएं वीरता की गाथा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता। इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। वीरता की गाथा, जो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहते हैं, और वीर गाथा काल इसलिए कहते हैं कि उस समय जो राजा महाराजा होते थे, कवि उनके दरबार में रहते थे और उनकी वीरता की प्रशंसा करते थे, इसलिए वीरता की गाथा, गाथा यानी कहानी। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वो उनके आश्रय में रहते थे इसलिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी। और कवि कौन से रस की प्रधानता रखते थे? वीर रस और श्रृंगार रस की। तो आपने 2 चीजें इंपॉर्टेंटली देखी है, इस काल के ग्रंथ और उन ग्रंथ के रचनाकार यानी लेखक, दूसरा इसकी विशेषताएं, और ये पहला काल कौन सा काल है? आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय 1050 से 1375। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से आता नहीं है। दूसरा आता है पूर्व मध्यकाल। आदिकाल के बाद दूसरा आया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समय सीमाएं 1375 से 1700। ध्यान रखें, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आदिकाल का समय है 1050 से 1375 संवत तक, और ये संवत में है, ये भी ध्यान में रखना है। 1375 से 1700 आता है पूर्व मध्यकाल, यानी बीच का, शुरू का। अब बीच और बीच में भी शुरू का काल मध्य यानी पूर्व मध्य, बीच का काल, इसको 1375 से 1700 तक माना गया। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या आता है कि पूर्व मध्य काल को भक्ति काल क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी भक्त कवि हुए, कबीरदास, सूरदास, रैदास, और जितने भी दास परंपरा के कवि हुए, जितने भी तुलसीदास से लेकर कबीर, पद्मावती की रचना वाले मलिक मोहम्मद जायसी तक जितने भी रचनाकार हुए, वो सब किस में हुए? पूर्व मध्य काल में। इसलिए इस काल को भक्ति काल भी कहते हैं। ये 2 नंबर का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूर्व मध्य काल को भक्ति काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईश्वर की भक्ति की जितनी भी रचनाएं, जितने भी भक्त कवि हुए, वो सब
पूर्व मध्य काल में हुए। अब पूर्व मध्य काल के यहाँ पूछे जाते हैं 2 नंबर में इंपॉर्टेंट भेद, दो भेदों में बटे, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। मतलब हिंदी पद्य साहित्य में जब रचनाकार भक्ति की, ईश्वर की भक्ति की रचना करने लगे तो उनके 2 मार्ग हो गए, 2 धाराएं हो गई। एक हुई सगुण भक्ति धारा, एक हुई निर्गुण भक्ति धारा। अब सगुण भक्ति धारा किसे कहते हैं? सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के साकार रूप को पूजा जाता है। मतलब ईश्वर की गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार, मूर्ति पूजा जिसमें होती है उसमें सगुण भक्ति धारा आती है। और जो कवि निर्गुण भक्ति धारा की तरफ गए, उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है, कण कण में व्याप्त है और वो ईश्वर को, उसके स्वरूप को निर्गुण रूप में मानते हैं, इसलिए उसको निर्गुण भक्ति धारा कहा गया। अब सगुण भक्ति धारा में भी 2 भेद हो गए, कुछ राम भक्ति शाखा में गए, कुछ कृष्ण भक्ति शाखा में गए। तो राम भक्ति शाखा में जाने वाले कवियों को, उनकी शाखा को राम भक्ति शाखा कहा गया, और जो कृष्ण भक्त थे, जो कृष्ण भक्ति शाखा में गए, उनको कृष्ण भक्ति शाखा कहा गया। अब कवियों में भेद कैसे हुए? कुछ राम के भक्त निकले, कुछ कृष्ण के भक्त निकले। तो जो श्री राम की भक्ति करते थे उसकी एक शाखा बनी राम भक्ति शाखा, उसमें बहुत सारी कवियों का प्रादुर्भाव हुआ। जो कृष्ण के भक्त थे उसने कृष्ण भक्ति शाखा में गए और उनमें कई कवियों का आदुर्भाव हुआ। उन प्रादुर्भाव के बाद सबसे प्रमुख ग्रंथ जो रामचरितमानस का निकल के आता है वो तुलसीदास का है, और वो कौन सी शाखा के कवि हैं? राम भक्ति शाखा के। इधर कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सूरदास का सूरसागर। तो सूरदास का जो कृष्ण के भक्ति में सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं सूरदास, उनका ग्रंथ है सूरसागर। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान मार्गी शाखा, अब जैसे सगुण भक्ति धारा भी 2 शाखाओं में विभक्त हुई, ठीक इसी तरह से निर्गुण भी 2 शाखाओं में विभक्त हुई, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। मतलब इन लोगों ने कहा, निर्गुण भक्ति धारा शाखाओं वाले लोगों ने, इन भक्त कवियों ने, कि ईश्वर को ज्ञान के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे जो ज्ञान को मानने वाले कवि थे वो ज्ञान मार्गी शाखा में गए, और जो प्रेम को मानने वाले कवि थे वो प्रेम मार्गी शाखा में गए। इन्होंने कहा केवल पोथियां पढ़ने से और ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपके अंदर प्रेम भी होना चाहिए। तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि प्रेम मार्गी शाखा में गए, और उसमें सबसे प्रमुख कवि, ज्ञान मार्गी शाखा में सबसे प्रमुख कवि माना जाता है बीजक के रचनाकार कबीर को, जिनकी एक ही रचना है बीजक, और उसको 3 भागों में पढ़ते हैं हम, साखी, सबद और रमेणी। ठीक इसी प्रकार से प्रेम मार्गी शाखा के कवि हुए मलिक मोहम्मद जायसी, और उनकी सबसे प्रमुख ग्रंथ या प्रमुख रचना मानी जाती है पद्मावत। तो एक बार और मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, 2 नंबर का क्वेश्चन की भक्ति काल के भेद कीजिए। तो सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के भेद राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। फिर निर्गुण भक्ति धारा के भेद ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। यहाँ इनके प्रमुख कवि पूछे जाते तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरसागर के रचयिता सूरदास, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर और उनकी रचना बीजक, और प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जायसी और उनकी रचना पद्मावत। सारी चीज़ें इस एक ही वीडियो में लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पद्य साहित्य का इतिहास अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो ही आपको अच्छे से याद होगा। तो यहाँ अपना काल कौन सा खत्म होता है? पूर्व मध्य काल। इसमें से प्रश्न मैंने आपको बताया कौन सी 2 धाराएं, कौन सी 4 शाखाएं और उनके प्रमुख कवि कौन से। अब हम आते हैं उत्तर मध्य काल की ओर। उत्तर मध्य काल रीतिकाल में से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते हैं, पर फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर उत्तर मध्य काल किसको कहते हैं? रीतिकाल। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 तक। देखना करेक्ट है ओके। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक कौन सा काल? आधुनिक काल। तो अभी हम रीतिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। रीतिकाल का समय सीमा क्या है? 1700 से 1900, और यह संवत है 1700 से 1900 तक। इसके भेद कौन से? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। रीतिकाल किसे कहा गया? उत्तर मध्य काल में जब भक्ति करना, बौद्ध भक्ति की ईश्वर की, और ईश्वर का स्वरूप, साकार स्वरूप, निराकार स्वरूप से बाहर आकर जब रीतियों के रीति क्या होती है? रीति क्या होती है? तरीका। जितने भी अलंकार, छंद, रीतियां, रस, इन सबका प्रयोग लोग व्याकरण का इसमें करने लगे तो उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा गया। रीतियों का प्रयोग हुआ, भक्ति से बाहर आए लोग। 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल कहलाया। भेद क्या है? रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। रीतिकाल के 3 भेद है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। 3 तरह के कवि हुए। रीतिबद्ध कवि जो रीति में बंधकर कविताओं की रचना करते थे,
रीति देव कवि, उदाहरण के लिए रीति मुक्त कवि जो रीति से मुक्त होकर रचना करते थे, घनानंद कवि। रीति सिद्ध जिन्होंने रीति को सिद्ध कर लिया था, ऐसे एक ही अकेले कवि हुए बिहारी और उनकी रचना थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कभी पूछा जाता है कि रीतिकाल के कोई 2 या 3 कवियों के नाम लिखो, तो आप रीतिकाल के कवियों में भूषण को लिख सकते हैं, भूषण कवि, देव कवि, घनानंद कवि, और इसी के साथ बिहारी की एक रचना है बिहारी सतसई जो रीतिकाल में बहुत प्रमुखता से पढ़ाई जाती है। इसमें 700 दोहे थे, इसलिए इसको बिहारी सतसई कहते हैं। तो रीतिकाल के कितने भेद हुए? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। एक और प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि किन्हीं रीतिबद्ध कवियों के नाम, तो देव कवि, रीतिमुक्त के तो घनानंद, रीतिसिद्ध के तो बिहारी। एक और वीर रस के कवि है भूषण, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये अपना कौन सा काल हुआ? उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। आधुनिक काल, इन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आधुनिक काल इसलिए बन जाता है क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा में आधुनिक काल के भेद, उनकी विशेषताएं, उनके प्रवर्तक और उन वादों के नाम, उनकी समय सीमा ये सब पूछा जाता है। अब भारतेंदु युग, ये आधुनिक काल के कितने भेद हुए? 6। बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, हिंदी पद्य का साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? 4। पर आधुनिक काल को कितने कालों में बांटा गया है? ये आपको याद रखना है कि आधुनिक काल को कितने कालों में बांटा गया? 6। कितने? 6। तो 6 याद रखेंगे। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद, चौथा प्रगतिवाद, पांचवा प्रयोगवाद और छठा नई कविता। तो आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक लगा सकते हैं। 2 तो वाद है, 2 तो युग है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। 3 वाद है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और एक अकेली कविता है। कौन सी कविता? नई कविता। तो इसको ध्यान में रखना है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अब इनकी समय सीमा पहले से याद करें अपन, तो समय सीमा कैसे याद करेंगे? 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावाद 1920 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1943 और प्रयोगवाद 1943 से 1950 और नई कविता 1950 से लेकर अब तक। तो आपको ध्यान में रखना, ये अभी मैं रिपीट करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर भारतेंदु युग किसके नाम से जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। 2 रचनाएं क्यों लिखी मैंने यहाँ पे? क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के प्रवर्तक और उनकी 2 रचनाओं को लिखो, तो सबकी 2-2 रचनाएं ली हैं। तो भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से चला, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी उनकी रचनाएं। और विशेषता, भारतेंदु युग की विशेषता प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, प्रेम सौंदर्य। क्या याद रखेंगे आप? भारतेंदु युग की विशेषता प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, प्रेम सौंदर्य। यानी भारतेंदु युग में प्रकृति के प्रति कवि सचेत थे, फिर वो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना रखते थे, और प्रेम सौंदर्य यानी प्रेम सौंदर्य की रचनाएं वो रचते थे। दूसरा आया द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रवर्तक या इसके प्रमुख कवि। सुमन और मानसी इनकी 2 रचनाएं। आपसे पूछा जाएगा द्विवेदी युग किसे कहते हो? द्विवेदी युग के 2 प्रवर्तक और उनकी 2-2 रचनाएं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमन और मानसी। ये रचनाओं के नाम है और ये प्रवर्तकों के नाम है। जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 6 कालों के, 6 युग के नाम, 2-2 रचनाओं के नाम, उनके प्रवर्तकों के नाम, और अंत में उनकी क्या लिखे हुई है? 3-3 विशेषताएं और उनका समय काल। तो आपको ये तीनों चारों पॉइंट एक साथ मैंने बना के दिए हैं। ये चारों पॉइंट परीक्षा में इसी तरह से पूछे जाएंगे। तो पहला आपको देखना है भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, छायावाद, जयशंकर प्रसाद, प्रगतिवाद, नागार्जुन, प्रयोगवाद, अज्ञेय और नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, ये प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। ठीक इसी तरह से भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं सुमन और मानसी, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं लहर और आंसू, प्रगतिवाद नागार्जुन में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, अज्ञेय, इत्तेलम, मरुथल, और भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाटा और गीत फरोश। भवानी प्रसाद मिश्र को भी याद रखना है, नई कविता के प्रवर्तक, सन्नाटा और गीत फरोश इनकी रचनाएं। अब दूसरा यहाँ से क्या देखेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र में विशेषताएं, सबकी 3-3 विशेषताएं मैंने आपको यहाँ दर्शाई है और बहुत सिंपल है। विशेषताएं, भारतेंदु युग की विशेषताएं प्रकृति चित्रण, भारतेंदु युग की विशेषताएं भी पूछा जा सकता है और प्रवृत्तियां भी पूछा जा सकता है। तो प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, प्रेम सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, प्रेम सौंदर्य, याद रखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं और यही 2 नंबर में पूछी जाती है। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। और द्विवेदी युग की विशेषताएं देश प्रेम, आदर्शवाद और लोक कल्याण की भावना।
द्विवेदी युग की विशेषताएं, देश प्रेम, आदर्शवाद और लोक कल्याण की भावनाएं। आगे क्या लिखेंगे छायावाद में, जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक, इनकी रचनाएं लहर और आंसू और विशेषताएं, रहस्य की भावना, जागरूकता। और छायावाद में आप क्या लिख सकते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद कहलाता है। और ये परिभाषा कई बार आती है, तो आप याद रखें, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। इसकी विशेषताएं, ध्यान रखें, प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही बात है। यहाँ पे मैंने विशेषताएं लिखा है, पर विशेषताएं और प्रवृत्तियां एक ही बात है। रहस्य भावना, जागरूकता, प्रकृति प्रेम और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये क्या है, छायावाद। प्रगतिवाद में नागार्जुन है, नागार्जुन की युगधारा और एक और सतरंगे पंखों वाली उसकी रचनाएं हैं। विशेषताएं में राष्ट्र प्रेम, रूढ़ी विरोध यानी रूढ़ी का विरोध करते थे, प्रकृति का प्रेम, प्रकृति से प्रेम करते थे, प्रकृति की रचनाएं होती थी, और राष्ट्र प्रेम करते थे यानी राष्ट्रीयता की भावना थी। और इसका समय 1936 से 1943। इसी प्रकार से अज्ञेय प्रयोगवाद, अज्ञेय कवि इसके रचनाकार है, जो तार सप्तक के रचनाकार भी हैं, वही प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। इनकी रचना इत्तिलम मरुथल, इत्तिलम और मरुथल। एक और रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, हरी घास पर क्षण भर, वो भी किसकी रचना है, अज्ञेय की। विशेषताओं में नवीन उपमानों का प्रयोग, सबसे ज्यादा नवीन उपमान जो प्रतीक और जो बिंब है जो कविता में जिसका हम प्रयोग करते हैं, वो सब किस में आते हैं, प्रयोगवाद में। तो नवीन उपमानों का प्रयोग, अतिबौद्धिकता, व्यंग्यता, बहुत ज़्यादा व्यंग, बहुत ज़्यादा कटुक्ति और व्यंगोक्ति और अतिबौद्धिकता का प्रयोग इसमें किया गया। इसलिए आपको 3 सिंपल विशेषताएं, नवीन उपमानों का उपयोग, नवीन बिंबों का प्रयोग, अतिबौद्धिकता और व्यंग्यता। इसका समय है 1943 से 1950। और इसी समय में तार सप्तक के कवियों का, जो तार सप्तक थे, तार सप्तक के 7 कवि, 7 तार सप्तक थे, उसमें सभी सप्तकों के कवि इसमें आते हैं। नई कविता, भवानी प्रसाद मिश्र, इसकी रचनाएं सन्नाटा और गीत फरोश। विशेषताएं, क्षणवाद को महत्व, मतलब छोटे छोटे पलों को, उन पलों में, उन क्षणों में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको महत्व। नवीन उपमानों का प्रयोग इसमें भी, और व्यंग्यता। बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो प्रयोगवाद में भी आएंगे, नई कविता में भी आएंगे और प्रगतिवाद में भी आएंगे। छायावाद में आप देखते हैं, छायावाद के प्रमुख 3 कवि प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। 4 कवि होते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों को छायावाद में भी लिया जाता है। निराला प्रगतिवाद में और प्रयोगवाद में भी आते हैं, अज्ञेय प्रगतिवाद में और प्रयोगवाद में भी आते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपके लिए ये लेके आया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये किस तरह से याद करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये पूरा पढ़ाने के बाद कि कैसे प्रश्न बनेंगे। पहला, हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया, 4 कालों में। आधुनिक काल को कितने कालों में बांटा गया, 6 कालों में। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये इनके स्थायी नाम है, पर इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, और आधुनिक काल को अद्यतन काल और वर्तमान काल भी कहते हैं। अब आपके इंपॉर्टेंटली कौन सा है, आदिकाल की विशेषताएं मैंने यहाँ बताई आपको, फिर उनके कुछ कवि और उनके रचनाओं के नाम, फिर पूर्व मध्यकाल में कुछ कवि और उनकी रचनाओं के नाम, उत्तर मध्यकाल में भी कुछ उनके भेद और रीतिकाल के भेद और रीतिकाल के कवियों के नाम, और आधुनिक काल का पूरा टेबल आपके लिए यहाँ बनाया है। जो आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इस तरह से 6 युगों में आधुनिक काल को बांटा जाता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाने का प्रयत्न किया है, आशा है आपको समझ में आएगा। आप लोग जूम करके इस चीज़ को देखेंगे। एक ही वीडियो में ये सब लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये काल विभाजन एक ही साथ याद हो जाए आपको, और अब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 4 अंक का आपसे पूछा जाएगा। 1-1 नंबर के 2 प्रश्न इसमें न्यू टाइप में से आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, और 2 नंबर का 1 प्रश्न आपके बड़े प्रश्नों में आएगा। इसलिए आप इसे अच्छे से याद करें, अच्छे से समझें। इसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, पर वो डिजिटल बोर्ड पे माइक की और कुछ खराबी की वजह से उसमें आवाज़ साफ और क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने पूरा वीडियो आपके लिए फिर बनाया है। आप इसे मेहनत को देखें, अच्छा कमेंट करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़कर लाभान्वित हो सके। अगले एक और वीडियो के साथ मैं आपके पास जल्दी हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।